नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, हमने एक यात्रा शुरू की है और इस यात्रा में आज एक नई चीज हम लोग जोड़ रहे हैं। यात्रा यह है कि हम इसमें विशेष शख्सियत को बुला रहे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में या फिर किसी न किसी पद पर चयनित है, जो आपको मार्गदर्शन दे सके, जो हमें एक सही रास्ता दिखा सके कि हम सफलता की उस चोटी को प्राप्त करें। इसी बीच हम अपने एक प्रिय साथी शशांक त्रिवेदी को स्टूडियो में बुलाए हैं, जिनका अभी अभी नेट जेआरएफ की परीक्षा में जेआरएफ निकला है। हमारे बीच आज शशांक उपस्थित हैं। शशांक का विशेष आभार, विशेष धन्यवाद कि आप हमें समय दिए, हमारे साथियों को आप मार्गदर्शन देने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले अनेक बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यह सोचते हैं कि हम जेआरएफ क्वालिफाई करें और नेट जेआरएफ निकालने के बाद प्रोफेसर बनने की चाह रखने वाले ऐसे अनेक बच्चों को शशांक बताएंगे कि जेआरएफ निकालने के लिए हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए सही तरीका क्या है और कैसे इस परीक्षा को निकाला जाए। साथियों, मैं बताऊं तो जेआरएफ की परीक्षा अब कठिन हो गई है। पहले ये था कि हम आसानी से जेआरएफ निकाल लेते थे, लेकिन अब परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है। इन तमाम सारी बातों को लेकर आज हम शशांक से बातचीत करेंगे। तो शशांक, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और मैंने इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा जेआरएफ के लिए पास की है। और बहुत बहुत धन्यवाद शशांक। सबसे पहले हम शशांक से ये जानने की कोशिश करेंगे कि शशांक की यात्रा कैसी रही। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा कहाँ से ली और जेआरएफ की तैयारी इन्होंने की, जेआरएफ निकलने के बाद ये अभी क्या कर रहे हैं, इन सब तमाम चीजों के बारे में आप विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, मैं पूर्वांचल के ही एक जिले महाराजगंज का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई है। उसके बाद से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से मैंने बीए ऑनर्स हिंदी से किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मैंने एमए की परीक्षा पास की है और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से ही। और इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा जेआरएफ के लिए पास किया है मैंने। शशांक, एक बहुत बड़ी मीथ है कि कई सारे विद्यार्थी या ऐसा सुनने में आता है कि बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़ने वाले बच्चे ही केवल नेट जेआरएफ की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता है, हमें ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक उच्च विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए, हिंदू कॉलेज जैसे अच्छे महाविद्यालय से आपने पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय से आप रिसर्च स्कॉलर हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़ने वाले बच्चे ही क्या जेआरएफ उत्तीर्ण कर सकते हैं या कोई सामान्य बच्चे भी उत्तीर्ण कर सकते हैं इस परीक्षा? नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि जैसे आजकल के मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं हिंदी साहित्य के और मतलब जो बड़े विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, हैदराबाद, बीएचयू, यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थी जेआरएफ परीक्षाएं पास करते हैं। पर जरूरी नहीं है कि यहीं के विद्यार्थी जेआरएफ परीक्षाएं पास करते हैं। इनके पास जैसे ये प्रश्न जब सॉल्व करते हैं तो प्रश्न सॉल्व करने में इन्हें सहायता तो मिलती है, क्योंकि इनकी कक्षाएं रेगुलर होती हैं और अच्छे शिक्षक पढ़ाते हैं। और मतलब ये एक विषय तो है कि अच्छी जगह से पढ़ने का लाभ तो होता है, लेकिन इस ये भी है कि जो पढ़ेगा उसका निकल सकता है। ऐसा कोई वो नहीं, लीक का फकीर नहीं है कि आप उच्च विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं तो ही आप इस परीक्षा को पास करें। शशांक, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल ट्रेंड एक चला है कोचिंग संस्थान का। मेरा भी मानना है कि बहुत विशेष योगदान नहीं है, लेकिन मैं आपकी इस विषय पर राय लेना चाहूंगा कि क्या इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोचिंग करना जरूरी है? क्या हम साहित्य का अलग से एक नेट जेआरएफ की जो कोचिंग संस्था है बाजार में बहुत अधिक पैसे लेकर चला रहे हैं, क्या वो लेना जरूरी है कि हम सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं? देखिए, ये जरूरी तो नहीं है कि कोचिंग ही ली जाए, पर यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ बड़े विश्वविद्यालय से पढ़े बच्चे इस एग्जाम को नहीं देते हैं। छोटे जगहों से भी आते हैं जो सुदूर गांव के रहने वाले हैं, उनके लिए
जरूरी हो सकता है कि कोचिंग लें और मदद लें कोचिंग और टेस्ट सीरीज की, पर ये जरूरी नहीं है कि वो कोचिंग ही लें। आजकल बहुत अच्छी किताबें मार्केट में हैं, उन्हें पढ़ करके परीक्षाएं पास की जा सकती हैं। मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि आप अपने तैयारी के समय में कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा, इन सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं दर्शकों के माध्यम से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है, इसमें कितने प्रश्न पत्र होते हैं, इसका प्रारूप क्या होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। यूजीसी नेट द्वारा आयोजित इस एग्जाम में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रश्न पत्र 50 अंक का होता है, 50 प्रश्न का होता है, और दूसरा प्रश्न पत्र जो विषय से संबंधित होता है वो 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न पत्र, 100 प्रश्न का होता है। दोनों मिलाकर के हमें 3 घंटे मिलते हैं। अब 3 घंटे में या तो हम पहले दूसरे प्रश्न को कर लें या फिर दूसरे प्रश्न को बाद में करें, और टोटल 3 घंटे मिलते हैं। ये अपने विद्यार्थी अपने सहूलियत के हिसाब से तय कर लेते हैं कि उन्हें कौन सा प्रश्न पत्र पहले करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम समझ पाए कि 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पहला प्रश्न पत्र पहले करने की आवश्यकता है, दूसरा प्रश्न पत्र भी आप पहले कर सकते हैं, फिर अंत में पहला। शशांक, क्या हमारे पास पर्याप्त समय होता है क्या ये 150 प्रश्न को हम 3 घंटे में अच्छे तरीके से, धूमधाम तरीके से, आराम से सॉल्व कर दें? हमारे पास पर्याप्त समय होता है? देखिए, पर्याप्त समय तो होता ही है कि हम 3 घंटे में दोनों प्रश्न को सॉल्व कर दें, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो पहला प्रश्न पत्र जो 50 प्रश्न का होता है, उसमें कुछ गणित के सवाल होते हैं जो आपको मतलब आपके समय को बढ़ा सकता है। जैसे जब मैंने इस बार पहली परीक्षा मतलब दी है, जो उसमें मैं डीआई के जब प्रश्न सॉल्व कर रहा था तो मेरे ख्याल से 1 घंटा लग गया था 5 सवाल सॉल्व करने में। अच्छा। तो इसमें ज्यादा फंस सकता है कोई भी छात्र। और दूसरे प्रश्न जो विषय का सवाल प्रश्न होते हैं उसमें सहूलियत थोड़ी होती है कि आप जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, जब सवाल आएंगे तो जल्दी सॉल्व हो अपने विषय के जो। जी जी जी। अच्छा, बहुत सुंदर। तो अब हम सीधे विषय पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपका विषय हिंदी साहित्य था, लेकिन जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वह सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करें कि प्रथम प्रश्न पत्र में कितने सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, हमारे पास कितना समय होता है, और आपने उसकी तैयारी कैसे की, किस किताब से की, इस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप से आप समझाएं। देखिए, पहले प्रश्न पत्र का काफी महत्व है इस एग्जाम में, क्योंकि आपका जेआरएफ होगा या नहीं होगा वो पहला प्रश्न पत्र ही तय करता है। मैं ऐसे कई छात्रों को जानता हूं कि दूसरे प्रश्न में तो उन्होंने 100 सवाल में 80 सवाल तक सॉल्व कर दिया है, लेकिन पहले प्रश्न पत्र में वो उनका 10-12 क्वेश्चन ही रह पाता है। इसके चक्कर में उनका जेआरएफ रह जाता है कई बार। तो इसको ध्यान में रखना है कि पहला प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा मायने रखता है इस एग्जाम में जेआरएफ को पास करने के लिए। तो आपको एक सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा दोनों ही प्रश्न पत्र के लिए, और दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। आज के समय में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने विषय को बहुत पढ़ लिया, उसे मजबूत कर लिया और प्रथम प्रश्न पत्र को छोड़ दिया तो इससे काम नहीं चलेगा। मुझे दोनों प्रश्न पत्र का संतुलन बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें मैं उसके बारे में रीड कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो देखा रीजनिंग के भी प्रश्न, टीआई के भी प्रश्न, पैसेज भी आ रहे थे, फिर ये शोध के भी प्रश्न, शिक्षण अधिगम के भी प्रश्न, कंप्यूटर के भी प्रश्न। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि एक एक बिंदु पे पहले हम बात करेंगे। पहले हम रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, क्योंकि वो 10-10 प्रश्न आते हैं। तो उसकी तैयारी, कौन से किताब सहूलियत है, किस किताब को हम पढ़ें, किस किताब को नहीं पढ़ने की जरूरत है, ऐसे कुछ है आपके दिमाग में तो बताएं। देखिए, जो मेरी व्यक्तिगत रणनीति रही है इस पहले प्रश्न पत्र को लेकर के, वो मैंने एक यूथ कंपटीशन की मतलब पीवाईक्यू आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको मैंने सॉल्व किया है। और मेरे ख्याल से मैंने 10-12 सेट लगाए होंगे, ज्यादा तो नहीं लगाए, 10-12 सेट लगाए, पर उससे बहुत ज्यादा मदद मिली मुझे। और मेरी तैयारी में यही एक मतलब एक जरिया था जो मैंने पहले प्रश्न पत्र को तैयार करने में मेरा साथ निभाया इसने। और इस मतलब हर छात्रों के लिए अलग अलग रणनीति हो सकती है। किसी का पहला ना हो, मतलब बहुत अच्छे से तैयार ना हो, तो उसको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, बहुत कोई किताब लेकर के आपको पढ़नी पड़ेगी।
इसके लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं जो उन्हें मतलब देख लेना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपने यूथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मार्केट में इजिली ये बुक अवेलेबल है, जी। वो आपने लिया और उससे 10-12 प्रैक्टिस पेपर आपने देखे, प्रैक्टिस पेपर बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखे और वो एक समझ विकसित करने में आपकी सहायक सिद्ध हुई। ठीक है, अगर कोई किताब बच्चों को एकदम प्रारंभ से कोई बच्चा स्टार्ट करना चाह रहा है और कोई किसी किताब अगर आपके ध्यान में हो जो रिकमेंड करे कि हाँ भाई इसमें से इस किताब को खरीद के आप पढ़ लेंगे तो एक समझ विकसित होगी, कोई ऐसा किताब आपके ध्यान में है? देखिए, मैंने किताब तो नहीं पढ़ी है कोई इसके लिए खास, लेकिन एक मार्केट में एक किताब है दृष्टि पब्लिकेशन की, वो उनका काफी अच्छा काम है इस पे और शायद ये पढ़ने में उनको काफी अच्छा मदद मिला। नेट जेआरएफ के लिए दृष्टि पहले प्रश्न पत्र के लिए मार्केट में किताब है, वो सहायक सिद्ध। जी जी जी। लेकिन आप मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि जो पहले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वो बहुत अधिक लाभ। हाँ। अभी मैंने देखा कि 1-2 साल से परीक्षा पैटर्न में बहुत अधिक बदलाव है। तो क्या मतलब 2015, 16, 17 में जो PYQ प्रश्न पत्र आते थे वो क्या सहायक सिद्ध है या फिर इधर 2-3 साल के रिसेंटली के देखना उचित रहेगा? जैसे मेरा जो अनुभव है वो पहले प्रश्न पत्र का ये रहा है कि जो पहले के प्रश्न थे वो लगभग सेम है, पर डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI के जो सवाल हैं वो बहुत ज्यादा दिन ब दिन कठिन होते जा रहे हैं और उसके लिए काफी तैयारी करनी पड़ेगी, तब भी मामला बनेगा। तो क्या मतलब अब आपने बताया कि आपका 1 घंटा लग जाता है, तो क्या हम DI को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं इसको सॉल्व करना चाहिए? नहीं, JRF अगर आपको क्लियर करना है तो मेरे ख्याल से DI मदद करेगी, या तो आप DI अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो जो शोध के सवाल हैं, जो बाकी के सवाल इंफॉर्मेशन के जो सवाल हैं या फिर जो रीजनिंग के मतलब बाकी जो सवाल है उसको आपको करना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा, रीजनिंग के इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, उसका स्तर क्या होता है? क्या एक सामान्य रीजनिंग तैयार करके बच्चा कोई जाता है तो क्या वो 5 में 5 सही कर सकता है या फिर वो कठिन आते हैं? मतलब ये कहना बहुत कठिन है कि क्योंकि हर जितने भी कई पाली में ये एग्जाम होता है तो सबके DI और सबके जो रीजनिंग के सवाल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कभी उसको मैनेज करने के लिए वो कभी कठिन सवाल दे देते हैं, कभी सरल सवाल दे देते हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसको ध्यान में रख करके आप एग्जाम में बैठें। और ये जो एक ICT के क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में, उसकी तैयारी आपने कहाँ से? क्योंकि बच्चों को बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे पास कि सर मैंने लुसेंट के पीछे से 3 पेज 4 पेज पढ़ लिया लेकिन मेरे सही नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या रणनीति अपनाई? कुछ ICT के लिए अलग से कुछ देखा था या फिर वही PYQ ही देखा था? देखिए, पहले मतलब जो भी मेरे सीनियर जो पहले एग्जाम देते थे JRF की, उनसे मैंने पूछा तो उनका तो काम चल जाता था ल्यूसेंट पढ़ने से, जो पीछे का पेज होता है 3-4 पेज पढ़ने से उनका काम चल जाता है। लेकिन 2018 के बाद से जब अचानक इस पूरे परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आया तो सवाल बहुत कठिन हो गए और मैंने तो इसके लिए सिर्फ वही की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूथ कंपटीशन की जो किताब मैंने सॉल्व की है वही सॉल्व की। हाँ, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ रही है तो आप वो दृष्टि पब्लिकेशन की किताब देख सकते हैं, उसमें अच्छे से काम किया है। अप टू डेट जी 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 आज के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अप टू डेट। जी जी। मुझे लगता है कि फिर पर्यावरण विषय जो उसमें आता है उसके लिए भी पर्याप्त। और इसमें अच्छी बात यह है कि पर्यावरण का जो भी सेक्शन है उस किताब में, उस सेक्शन से जुड़े हुए मतलब महत्वपूर्ण सवाल या उससे जुड़े हुए जो पुराने सालों के जो सवाल थे वो उन्होंने पीछे दे दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसका सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सहज हो जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत सुंदर। शशांक, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में दोनों पेपर को मिला के लगभग 15 प्रश्न पैसेज के रहते हैं जी। मुझे लगता है कि इन पैसेज को एकदम सही 15 में 15 करने चाहिए और इस पैसेज को हम कितना सही करें, कितने 15 में से कितने नंबर आ जाएं तो हमारा ठीक ठाक कंडीशन में वो मार्क्स माने जाएंगे, और पैसेज को कैसे सॉल्व करें, ये सब चीजें आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो 15 सवाल होते हैं किसी भी छात्र के लिए वो UGC के द्वारा दिए गए लड्डू हैं, उसको संभाल करके खाना चाहिए, वो गिरे ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वो सवाल बहुत
साधारण होते हैं, और उसको अगर आप थोड़ी सी भी हड़बड़ी करेंगे तो गलत हो जाएगा। और कोशिश करना चाहिए कि 15 में 15 सवाल सही हो जाए, बन जाए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जो शोध शोध के सवाल होते हैं कठिन कठिन होते हैं, वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो हम अगर इधर बचा के रखेंगे तो मैनेज हो जाएगा सारी चीजें। मतलब 15 प्रश्न बेहद आसान हाँ, होते बेहद हैं, आसान। लड्डू की तरह हाँ, होते हैं कि अब इसको गिरने नहीं हाँ, देना है। हाँ, बेशक थोड़ा समय लग समय जाए लगे, हाँ। पैसेज में, जी। लेकिन उसको एकदम सही करना है। बहुत जी, जी। सुंदर। ये रहा, हमने पहले प्रश्न पत्र के बारे में बात की, जो मोटा मोटी इसको मैं सार रूप में दूं तो आप किताब पढ़ने के इच्छुक हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन के प्रथम प्रश्न पत्र की किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने हैं, वो भी मार्केट में आपको यूथ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। उसको लेकर आपको बहुत अच्छे तरीके से लगाने हैं। शशांक, प्रथम प्रश्न पत्र से एक अंतिम प्रश्न मैं ये करूंगा कि 50 प्रश्नों में से लगभग कितने प्रश्न बच्चों के सही रहेंगे तो वो ठीक ठाक स्थिति में है? देखिए, ये मायने रखता है। इस अब मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि आपका दूसरे प्रश्न पत्र की तैयारी कैसी है। अगर मान लीजिए आप दूसरे प्रश्न पत्र में काफी सहज हैं कि आप 75 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से दूसरे पहले प्रश्न पत्र को भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपके 28 से 30 सवाल सही हों और बाकी आप दूसरे प्रश्न पत्र में 70 सवाल के करीब में सही कर ले रहे हैं, तो हिंदी के लिए काफी अच्छा स्कोरिंग मतलब अंक रहेगा ये। जेआरएफ का कट ऑफ क्या जाता है? 150 क्वेश्चन विद्यार्थी कोई पेपर सॉल्व करता है, तो 150 में से कितने क्वेश्चन सही रहेंगे तो हमारा जेआरएफ हो सकता है? देखिए, एग्जैक्ट कहना तो कठिन है कि आपके इतने ही सवाल सही रहे तो जेआरएफ हो सकता है। हाँ, आप मतलब कि 97 या 98 क्वेश्चन अगर कर लेते, 100 के आसपास जी 100 के आसपास रहे तो आप मतलब संतुष्ट रह सकते हैं कि हाँ, मेरा जेआरएफ हो जाएगा। अच्छा, और नेट के लिए लगभग कितने अंक कम रहे जेआरएफ से तो काम चल सकता है? वही मतलब 90-92 सवाल, 90 के आसपास अगर आप रहते हैं तो नेट क्वालिफाई कर लेंगे, और लगभग 100 या 100 के ऊपर आप रहते हैं तो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सुंदर। ये रही प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। अब हम दूसरे प्रश्न पत्र के बारे में आते हैं, जो सबका अलग अलग होता है, लेकिन हम बात करेंगे आज हिंदी साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में बात करें तो मैं अपने दर्शकों के प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं। दर्शकों के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर, इतना बड़ा इसका सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है, इसको कैसे पढ़ें? कुछ चीजें हम भूल भी जा रहे हैं, रिवीजन कैसे करें? क्या सभी उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, ये सारी चीजें पढ़नी जरूरी है? इन तमाम सारे प्रश्नों पर हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो हम सिलेबस मेरे हाथ में है साथियों, और एक एक यूनिट से सिलेबस को लेकर हम बात करेंगे शशांक से कि, और फिर जानेंगे कि शशांक की रणनीति क्या रही है, पढ़ाई करने के तरीके क्या रहे हैं, इनकी शैली क्या रही है। और परीक्षा भवन में बैठना एक अलग कला होता है। उससे पहले आप दूसरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम जानने की यह भी कोशिश करेंगे कि अपने आप को उस 3 घंटे में कैसे संतुलित करें। तो सबसे पहले शशांक, इसमें इकाई 1 के बारे में हम बात करेंगे, जो भाषा खंड से है। आप क्या सोचते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है भाषा खंड, और लगभग कितने प्रश्न हमें मिल जाते हैं इससे? जैसे भाषा खंड आमतौर पे छात्रों के लिए बहुत चुनौती वाला खंड होता है जी, और इसको सॉल्व करना बहुत सहज नहीं होता है, ऐसा मान सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जो यूजीसी का एग्जाम होता है वो सिर्फ बीए हिंदी और बीए एमए हिंदी करने वाले बच्चे ही नहीं देते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो एमए हिंदी करके डायरेक्ट यूजीसी एग्जाम देते हैं और उनका जो पहले का बैकग्राउंड होता है वो हिंदी का नहीं होता है। उनके लिए चुनौती का काम हो सकता है, उनके लिए चुनौती हो सकती है कि भाषा का खंड कैसे किया जाए। मेरी व्यक्तिगत जो रणनीति रही है वो ये कि मैं एक दृष्टि ही पब्लिकेशन की एक किताब आती है, मोटी किताब है वो, 800 पेज की लगभग किताब है, और उन लोगों ने द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए भी उन दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है जी। और उसमें भाषा खंड को लेकर के काफी अच्छा काम हुआ है, और साथ में उसके सवाल भी पीछे दिए गए हैं, तो वो सॉल्व करके बच्चे काफी अच्छा कर सकते हैं। शशांक, हमारे दर्शकों के एक प्रश्न इसमें आए थे कि सर, क्या भाषा खंड में
व्याकरण के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अभी जेआरएफ निकाल के आप बताएं कि व्याकरण के प्रश्न होते हैं या नहीं, अगर होते हैं तो कितने होते होंगे? जैसे कभी मतलब एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ये सवाल की जो मात्रा होती है घटती और बढ़ती रहती है। कभी 5 सवाल पूछ लिया, कभी 7 सवाल पूछ लिया, कभी 10 सवाल पूछ लिया, कभी 3 ही सवाल पूछ लिया। पर आपको तैयार रहना चाहिए इस खंड को। अगर यूजीसी ने सिलेबस में इस खंड को दिया है तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए इस सिलेबस के। जैसे मैं देख रहा था कि विदेशज शब्द पूछ देता है कि जैसे कुर्सी है तो कुर्सी शब्द कहाँ से लिया गया, ऐसे 1-2 प्रश्न। तो मतलब व्याकरण में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस में दे रखा है बस आपको वही चीजें पढ़ लेनी है, ऊपर ऊपर की चीजें। बहुत ज्यादा प्रश्न भी नहीं पूछता, मुश्किल से 3-4 प्रश्न पूछता है। ठीक है। जो दूसरी इकाई है शशांक, वह बहुत बड़ी इकाई है, वह है साहित्य की, हिंदी साहित्य का, जिसमें आदिकाल से लेके काव्य, फिर गद्य, फिर मतलब पूरा साहित्य उसमें डूबा पड़ा है। तो आप बताएं कि इतिहास का जो दर्शन है, जैसे भक्ति आंदोलन है, भारतेंदु युग है, समकालीन कविता है, मतलब आप आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है और किस सेक्शन पर ज्यादा समय देने की जरूरत है, उसको अपनी मुट्ठी में करने की जरूरत है, और कौन सेक्शन पे कम भी समय दिया तो ठीक ठाक काम चल जाएगा। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि जो यूजीसी का एग्जाम होता है वो सिर्फ हिंदी के बैकग्राउंड वाले लोग ही नहीं देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एमए हिंदी करते हैं और यूजीसी के एग्जाम में बैठ जाते हैं। तो अगर उनको भी ध्यान में रखा जाए तो ये जो आपने दूसरे खंड का नाम लिया, उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, और एक और किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की, वो काफी मददगार साबित होती है इतिहास की समझ के लिए। और इसके साथ ही आप यदि फैक्चुअल सवालों के बारे में पूछना चाहेंगे तो फैक्चुअल सवाल दृष्टि पब्लिकेशन की वो जो किताब के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो देख सकते हैं। पर समझ विकसित करने के लिए जो नए विद्यार्थी हैं हिंदी के, उनको रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास और विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये दोनों किताबें देखनी चाहिए, पढ़नी जरूरी है, तभी एक समझ विकसित हो पाएगा साहित्य के बारे में। जी। ठीक है शशांक, इसके तीसरे यूनिट के बारे में हम बात करें, जो मुझे भी और लगभग सभी लोग के लिए बहुत बोरिंग यूनिट है और मुझे लगता है कि कठिन यूनिट है, वो है साहित्य शास्त्र। उसके बारे में आप बताएं, जिसमें प्लूटो को भी पढ़ना पड़ता है, वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ना पड़ता है, वो कहाँ से पढ़ें और फिर उसके प्रश्न कितने आते हैं, क्या ये छोड़ दे तो क्या काम चलेगा या नहीं, इससे पढ़ना एकदम जरूरी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, अब तो ऐसे सवाल बन रहे हैं कि कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं जा सकता। 2018 के बाद से सवालों के पूछने का तरीका काफी बदल चुका है। हम लोग के कॉलेज में ये जो पाश्चात्य साहित्य था उसको काफी बेहतर तरीके से पढ़ाया गया था। जो हम मतलब जो अच्छे विश्वविद्यालय से लोग पढ़े हैं उनको काफी मदद मिल सकती है, लेकिन मतलब अच्छे से करने के लिए पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के लिए मैंने किताब जो पढ़ी थी वो दृष्टि की ही किताब थी, उसको काफी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी मददगार साबित हो मतलब दृष्टि पब्लिकेशन की किताब में बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। आप अगर आप उसको ले लेते हैं तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बस वो एक किताब ही इनफ है। जी, मेरी ये आपके अनुसार। जी शशांक, इसमें जो चौथा यूनिट है वो वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर है, जिसमें गांधी भी हैं, अंबेडकर भी हैं, लोहिया भी हैं, तो इनकी विचार पे प्रश्न आने, क्या अब विचारों पर भी प्रश्न आने लगे हैं? जी, 2018 के बाद से आप जब सवाल देखेंगे तो सवाल में कभी आपको नवजागरण पे सवाल मिल जाएगा, कभी महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से सवाल मिल जाएगा, तो कभी अंबेडकर के चिंतन से सवाल मिल जाएगा। तो हिंदी के विद्यार्थी के लिए बड़ा नया लगता है कि ये सवाल कहाँ से आ गया। उन्हें सिलेबस देखना चाहिए और सिलेबस में ही ये सारी चीजें दर्ज हैं कि अंबेडकर और गांधी और लोहिया और बाकी के जो अन्य फिलोसोफर हैं उन पे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये काफी अभी तो मतलब 3 से 4 सवाल बन रहे हैं इस पे, और इसे भी पढ़ना ही चाहिए। शशांक, इसके लिए भी हम क्या अपने दर्शकों को दृष्टि पब्लिकेशन की किताब मतलब मैंने तो वहीं से की है, बाकी हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम दृष्टि पब्लिकेशन की बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन
ये इनका व्यक्तिगत जी अनुभव है, जी उस किताब को घोल के पी लिए हैं तब आज सफल हुए हैं। और इनका मानना है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा कि एक आप एक किताब को किताब 10 बार पढ़ें और जरूर निश्चय है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो 5वीं यूनिट है शशांक, वो है कविता की। कविता का सिलेबस मैं रीड कर रहा था तो मैं पाया कि इतना बड़ा सिलेबस है इसका कि मुझे लगता है कि अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए तो लगभग 1.5 महीने तो केवल कविता ही पढ़ने में लग जाएगी। इसमें मैं देख रहा था कि विद्यापति के 101 से लेके 25 तक पद हैं, फिर कबीर के 160 से लेके 209 पद हैं, फिर ये प्रिय प्रवास पढ़ना है, भारत भारती पढ़ना है, आंसू, कामायनी, फिर ये प्रथम रश्मि, इतनी कविताएं हैं। कोई बच्चा कैसे पढ़ेगा और कैसे इसको याद रखेगा? ये तो मुझे लगता है कि ये रोबोट ही कर पाएगा। जी बिल्कुल, ये थोड़ा मुश्किल काम है जी। लेकिन जो सवाल बन रहे हैं, जैसे पिछली बारी मतलब एक सवाल में पूछा गया कि मुक्तिबोध की जो रचना निम्नलिखित है अंधेरे में, उसमें किन किन विदेशी लोगों के नाम लिए गए हैं, जैसे अल गजाली, अल बरूनी, इब्न बतूता, ऐसे जो नाम लिए गए हैं, आप बताइए कि इनमें से कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो आप यदि कविता पढ़े रहेंगे तभी आप बता सकते हैं कि ये हैं और ये नहीं है। जैसे महादेवी वर्मा की कविता पूछी गई और उन्हें बताया गया कि आप पूछा गया कि आप निम्न कविता को आप एक सीक्वेंस में करिए। अब बिना पढ़े आप इस कविता को सीक्वेंस में कैसे करेंगे? आपको इस कविता को पढ़नी पड़ेगी और प्रॉपर अच्छे ढंग से पढ़नी पड़ेगी। तो आप अब हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि कविता को पढ़ते वक्त अपना नोट्स बनाएं या फिर किताब को नोट्स बना के बार बार किताब ही पढ़ें? क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, मतलब किताब को भी नोट्स बना सकते हैं लेकिन खुद को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है और अपना एक पतली नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप जरूरी पॉइंट्स लिख करके बार बार रिवीजन करते रहे। जी ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें से आप बता सकते हैं क्या? कविता खंड में या आधुनिक काल के कवियों को हम विशेष रूप से पढ़े या भक्ति काल के कवियों को हम विशेष रूप से मोटा मोटी ध्यान में रखें क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है? कुछ ऐसा जैसे आधुनिक काल में तो प्रसाद, पंत निराला, महादेवी वर्मा या फिर ये ज्वलंत प्रश्न। लेकिन अभी ये भी ध्यान रखना कि किसी भी रचयिता को, किसी भी रचनाकार को छोड़ करके नहीं जाना है। कहीं से भी सवाल आ जा रहे हैं और हर सवाल के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। शशांक, ये तो खैर मुझे प्रश्न अंत में पूछना चाहिए लेकिन अभी याद आया तो मैं पूछना चाहूंगा, इस नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए एक विद्यार्थी को कितने महीने की जरूरत है तपस्या करने की? कितने महीने वो पढ़े लगातार तो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेगा? जैसे अब किसी भी विद्यार्थी को जो मतलब कि एमए हिंदी और एमए बीए हिंदी से किया है, वो जब परीक्षा पास करता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो सिर्फ 1 महीने की तैयारी में उसने परीक्षा पास की। पूरा 5 साल लगा, वो तैयारी में जुड़ता गया और अगर वो एक महीने की अच्छी तैयारी करता है तो उसमें 5 साल भी जुड़ा हुआ है। आप उस 5 साल को निकाल नहीं सकते हैं, उस 5 साल को आप हटा नहीं सकते हैं। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं कि आप बाहर से आकर के एमए हिंदी करके जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अब के सिलेबस के हिसाब से आपको प्रॉपर 2-3 महीने की अच्छी तैयारी की जरूरत है। अन्यथा आप 2 महीने 1 महीने की अच्छी तैयारी के साथ इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2-3 महीने आपको प्रॉपर तपस्या करना पड़ेगा तभी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। अगली यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट 6 है जो शशांक, इसमें 13 उपन्यास लगे हुए हैं। आदमी अपने जीवन में लगभग 10-12 उपन्यास पढ़ पाता है, ये तो हमें 2 महीने में आप कह रहे हैं 13 उपन्यास पढ़ ले। तो क्या ये किताब खरीद के पढ़ना पड़ेगा या फिर इसके हम कहीं से नोट्स उठा लें या फिर कहीं हम इसके यूट्यूब पे कोई सहारा है इसका या फिर कोई ऐसा हमें चैनल बताएं जहां से बच्चे पढ़ ले, या फिर किताब ही एक रास्ता है, जरिया है? देखिए, किताब ही एक रास्ता या जरिया है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं जी, क्योंकि मतलब आप मान लीजिए गोदान उपन्यास आपने पढ़ लिया। अब गोदान में बहुत सारा स्टेटमेंट है, जैसे होरी का है, मालती का है, राय साहब का है। तो वो सवाल स्टेटमेंट उठा करके पूछ लेता है कि ये निम्न मतलब जो संवाद है वो किसके द्वारा कहा गया है, राय साहब के द्वारा, मालती के द्वारा या होरी के द्वारा। तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप एग्जैक्ट याद कर पाए। हाँ, अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान लगाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मतलब
मतलब कोशिश तो यही करनी चाहिए कि पढ़ लेनी चाहिए, पढ़ लेना। हाँ, कोई ऐसा यूट्यूब पे क्या ये सारी चीजें हमें अवेलेबल है, जिसे मान लो कि पढ़ने का हमें समय नहीं मिला या परीक्षा नजदीक आ गई, कभी कभी हम देखते हैं कि अभी फॉर्म निकला तुरंत पेपर जी हो जी गया। जी जी। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई ऐसा चैनल ध्यान में है आपके, चाहे कोई गूगल पे लिंक हो जिसके माध्यम से हम इसका समरी पढ़ ले, कोई ऐसा ध्यान में है? जैसे गूगल आप करेंगे किसी भी उपन्यास की समरी के लिए, जैसे गोदान हुआ, थमस हुआ, मैला आंचल हुआ, समरी तो आपको मिल ही जाएगी। पर जो फैक्चुअल चीजें हैं, आपको फैक्चुअल चीजों के लिए किताब की ओर देखना पड़ेगा फिर, या फिर ये हो सकता है कि आपका चैनल इसकी शुरुआत करे कि जो भी उपन्यास है, जो भी कहानियां हैं, उस पे जो फैक्ट के जो सवाल है उसको लेकर के आप विद्यार्थियों की मदद करें। जी, हम जरूर इस पे सोचेंगे काम करने के लिए। ये आपने बहुत अच्छी बात एक हमें बताई। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा 7वां यूनिट है, वह कहानी खंड का है। जी जी जी। कहानी खंड में 21 कहानियां लगी हुई हैं। इसको तो पढ़ना मुझे लगता है कि आसान बात है, क्योंकि कहानियां छोटी छोटी होती हैं। तो आपकी राय क्या है 21 कहानियों के बारे में, और कितने प्रश्न इसमें से आते हैं या भी नहीं आते हैं, और कैसे प्रश्न, पात्र के नाम या कोई घटना विशेष के नाम, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे आप 21 कहानियां पढ़ लेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन मतलब मैं इस बात पर जोर दूंगा कि जो 21 कहानियां हैं उसमें आप 10-10 लाइन, 15-15 या 20-20 या एक पेज के एक अपने नोट्स खुद के बना लें, जिसमें पात्र हो, जो महत्वपूर्ण संवाद है वो हो, कुछ उस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि हो, या फिर उस किस सन में लिखी गई है, किस रचयिता की है, उस रचयिता की कौन अन्य महत्वपूर्ण कहानी है, आप एक पेज में लिख लेंगे तो आपको परीक्षा के 2-3 दिन 4 दिन पहले जब रिवीजन करेंगे तो आपके लिए काफी सहूलियत का काम रहेगा ये। और शशांक, इसमें जैसा आपने बताया कि इन सब तैयारी के दौरान आपने दृष्टि पब्लिकेशन की किताब पढ़ी थी, तो क्या इन कहानी, उपन्यास और आगे जो पूछूंगा निबंध, इन सब के बारे में भी क्या उस पुस्तक में दे रखा है? देखिए, मतलब उस किताब की खासियत यह है कि एक मतलब टेक्स्ट खंड अलग से उन्होंने दिया है। टेक्स्ट खंड में यह है कि जो भी यूजीसी के सिलेबस में जितने भी उपन्यास, कहानियां या फिर वैचारिक पृष्ठभूमि या फिर कविताएं जितने भी लगी हैं, उनको टेक्स्ट खंड में अलग कर दिया गया है। तो और टेक्स्ट खंड में मतलब जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर उन्होंने बात की है, और वो काफी मददगार है, उन्हें देखना चाहिए विद्यार्थी। मतलब कोई किसी बच्चे के पास, साथी के पास समय का अभाव है, तुरंत परीक्षा आ जाए, तो ये मतलब उपयोगी सिद्ध होगा कि वो किताब के, हाँ, जिसे अलग अलग भटकने से बेहतर है कि आप एक ही जगह सारी चीजें, वहां पे हमें पात्र और फिर कथन मिल सकते हैं। जी जी। ठीक है। अगली जो इकाई है, इकाई 9th and 10th, वो है निबंध पर, तथा 10वीं है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियां। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें 11 निबंध लगे हैं और लगभग 14 आत्मकथा, जीवनी, ये सारी चीजें लगे। तो क्या इसके लिए भी पढ़ना पूरा जरूरी है, कंपलसरी है, या फिर वो दृष्टि पब्लिकेशन की किताब से ही हमारा काम चल सकता है? जैसे निबंध तो आप पढ़ेंगे तो बड़े मजेदार विधा है, निबंध पढ़ ही लेना चाहिए। हाँ। और उससे संबंधित जो फैक्ट है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। निबंध अगर पढ़ेंगे तो स्मृति में कुछ कुछ रहेगा, और बहुत ज्यादा निबंध है भी नहीं, 11 निबंध तो, और मेरे ख्याल से 5-5, 6-6 पेज के होंगे निबंध, वो पढ़ लेना चाहिए। तो आप तैयारी में कुछ जोड़ेंगे इसको लेकर के। और जो अन्य गद्य विधाएं हैं, अन्य गद्य विधाएं में अलग अलग विधि, जैसे संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है, वो काफी बड़ा काम हो जाएगा। तो उसके जो फैक्ट हैं, उसके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो आप PYQ से या फिर कहीं और से अरेंज करके उसको सॉल्व करेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा। ठीक है शशांक, मैं इस बातचीत के दौरान ये समझ पाया कि इसको सिलेबस को देखूं तो एक खंड हमारा साहित्य दर्शन का है, जिसमें साहित्य के प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे, काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा खंड ये है टेक्स्ट का खंड जी। तो किस खंड को हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, जिसको अपने मुट्ठी में करने की जरूरत है? किस खंड से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं? जैसे कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं कह सकते हैं कि इस खंड को आपने तैयार कर लिया तो आपका काम बन गया। आपको हर एक खंड पे बेहतर ध्यान देने की जरूरत है। मैंने तैयारी के दौरान जो किताब है दृष्टि की, उस किताब की मदद ली, और जो विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब के बारे में हमने जिक्र किया, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास,
उसे मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि उस किताब को कम से कम 20 मिनट हर रोज पढ़ें। अच्छा। वो बहुत 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 ज्यादा मददगार है और काफी सवाल उससे आपको मिल सकते हैं। तो अपने मतलब अपने रूटीन में इस चीज को भी शामिल कर लें कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पूरे दिन में कम से कम 20 मिनट इस किताब को जरूर दें। 24 घंटे में से मात्र 20 मिनट हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का पढ़ें, उससे आपका साहित्य मजबूत होगा और एक समझ ठीक ठाक विकसित हो जाएगी। जी शशांक, बहुत सारे मेरे दर्शकों के यह प्रश्न एक हमेशा आते रहे कि सर आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि साक्षात्कार में ये भी प्रश्न हो जाए कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। ऐसा कोई घंटे की बात नहीं है। आप जब जितना भी कंफर्टेबल हो, जैसे अपने आप जब भी कोई भी परीक्षा होती है या फिर अब भले ही 10वीं की एग्जाम में बैठ रहा हूँ, 12वीं के एग्जाम में बैठ रहा हूँ, ग्रेजुएशन के एग्जाम में बैठ रहा हूँ या कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि जब भी एग्जाम है उसके 4 से 5 दिन पहले आपके पढ़ने की जो स्पीड है या फिर पढ़ने का जो समय अपने आप इंक्रीज हो गया और आपको पता भी नहीं चलेगा इसका। तो आप भी जब भी पढ़ें तो आप खुद के अनुसार समय बांट लें कि इतने समय मुझे ये करना है, सिलेबस को केंद्र में। जी जी जी, उसी के हिसाब से। जी शशांक, आपकी पढ़ने की शैली क्या थी? आप मतलब कैसे पढ़ते थे? नोट्स बनाते थे या नहीं बनाते थे? कैसे चीजों हिंदी साहित्य, मैं बार बार अपने दर्शकों को बोलता हूँ कि हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जिसमें लगभग 10,000 से भी अधिक रचनाकारों के नाम और रचनाएं याद करनी पड़ती हैं, तो आपने कैसे इसको संभाला, समेटा कैसे? जैसे मैं तैयारी के दौरान जो मोटी किताब है दृष्टि, वो किताब पढ़ रहा था और मेरे रूटीन में था कि मैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की वो कम से कम 20 से 25 मिनट 30 मिनट तो रोज पढ़ता ही था। और इसके साथ ही जब भी मैं प्रश्न सॉल्व करता हूँ, और मैं मतलब विद्यार्थी को यह राय भी दूंगा कि जब भी सॉल्व करें किसी प्रश्न को पत्र को, तो चारों जो ऑप्शन है, जैसे सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है, जैसे ऑप्शन में दे दिया कि मैला आंचल दे दिया, जैसे प्रेम गोदान दे दिया, चॉकलेट दे दिया, या फिर तमस दे दिया, तो आपको पता है कि ये उपन्यास गोदान है जो प्रेमचंद का है। बाकी के जो 3 उपन्यास है आप वही नोट कर लीजिए कि ये उपन्यास किसके हैं, किस सन में आए हुए थे, और जो रचनाकार है उसके कौन कौन से उपन्यास हैं जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाने की जिसकी संभावना ज्यादा है। तो इस तरह की तैयारी करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। ध्यान देने की जरूरत है कि ये पढ़ने का सटीक तरीका है कि केवल हम प्रश्न के उत्तर को ही ना देखें, बल्कि जो 3 विकल्प और है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करें। शशांक, अब ये बताएं कि आप साहित्य के प्रश्न लगाने और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लगाना कितना सहायक सिद्ध होगा? मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने से एक तो पहली बात तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके जब सवाल सही होंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो रिलेट करता ही है, जैसे ये नहीं बदल सकता है कि प्रेमचंद के उपन्यास जितने भी उपन्यास हैं, जैसे गोदान हुआ तो गोदान के बारे में सवाल पूछेगा ही। अब भी जब भी प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएं तो गोदान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको कहीं एक जगह किनारे मतलब लिख लें। जैसे दूसरा ये हुआ कि आप जब भी सवाल करते हैं तो उसके जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन से ही सवाल बनते हैं और लगातार उस पर रिवाइज आंसर और प्रश्न आते रहते हैं। तो साथियों, ये रही एक लंबी बातचीत शशांक के साथ, और जाते जाते 1-2 और प्रश्न मैं शशांक से पूछना चाहूंगा कि शशांक, जेआरएफ तो निकाल लिया, अनेक हमारे बच्चे हैं जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और होप सो उनका भी जेआरएफ निकलना तय है। जेआरएफ निकलने के बाद क्या क्या अवसर है और जेआरएफ निकलने का लाभ क्या है, असली हम क्यों जेआरएफ की तैयारी करें? जैसे जेआरएफ के निकलने के बाद से जब भी आपका पीएचडी में दाखिला मिलता है तो आपको सरकार की ओर से कुछ पैसे मिलते हैं जो आपकी पढ़ाई में या फिर आपके जो व्यक्तिगत खर्च है उसमें मदद करता है। और दूसरा ये जेआरएफ के निकालने का फायदा कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब भी एक दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज के फॉर्म आए हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के,
तो उसमें मिनिमम अंक जो है कि आप उस फॉर्म को, अगर आपके 50 अंक हैं तो आप 50 अंक यदि आपको जुड़ रहे हैं, जैसे उसमें नंबर जुड़ते हैं ग्रेजुएशन के, एपीआई जी एपीआई स्कोर जी, जेआरएफ होंगे तो एपीआई नंबर बढ़ जाएगा, 2 अंक बढ़ते हैं। ठीक है। ये हमें फायदा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा वो है कि पैसे आ जाएंगे तो आपके काम लगभग चलेंगे। 40 से 42 जी, हजार जी, रुपए आते हैं जेआरएफ के, जो हर महीने आते हैं, हाँ। जो एक विद्यार्थी के लिए ठीक ठाक पैसे हैं। शशांक, आप ये बताएं कि पीएचडी में दाखिला के लिए क्या जेआरएफ रहना आवश्यक है, या फिर नेट से भी हमारा दाखिला हो सकता है? जैसे कुछ विश्वविद्यालयों में नेट से भी दाखिला होता है, कुछ विश्वविद्यालयों में जेआरएफ अगर है तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। जैसे जेएनयू में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका जेआरएफ है तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और दिल्ली विश्वविद्यालय का मेरा जितना अनुभव है कि आपका नेट है तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है जी। इंटरव्यू तो मुझे लगता है कि हमने सारी बिंदुओं पर बातचीत कर ली है। और शशांक, जाते जाते अपने परिश्रम के बारे में, आपने कैसे परिश्रम किया, कैसे मेहनत किया, आपका डेली रूटीन क्या था, इसके बारे में आप बताएं। अपनी रुचि के बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं कि दर्शक उससे थोड़ा सा अपने मनोबल को बढ़ाएं, मोटिवेट रहें। देखिए, पढ़ने को लेकर के ये है कि मैं जेआरएफ की तैयारी के लिए मैंने किताबें पढ़ी हैं, वही 2 किताबें, जो हिंदी दृष्टि की किताब है और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, बहुत ज्यादा मैंने इन्हीं को पढ़ा है। और दूसरा ये कि प्रश्न बहुत ज्यादा मैंने सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो आप इन तीनों को ध्यान में रख करके यदि चलते हैं तो चीजें आसान लगेंगी आपको। और मेरी रुचि की बात यह है कि मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, और यही नॉर्मल गाना सुनना, पढ़ना, घूमना, यही है जी। तो हम शशांक का विशेष धन्यवाद देते हैं, और इनके परिश्रम में यही कहेंगे कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमें पढ़ते रहना है, और मैं अपने दर्शकों से शशांक हमेशा कहता रहता हूं कि पढ़िए, पढ़ने से ताकत मिलती है, पढ़ने से मजबूती मिलती है। तो इस ताकत और मजबूती को केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए लगे रहिए, सफलता मिलती रहेगी। और मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और शशांक, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमसे बातचीत किए, अपना समय दिए, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। थैंक यू।